नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के वित्तीय परिव्यय के साथ खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कई निर्णय लिए। सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए 77 करोड़ 45 लाख रुपए के पैकेज को भी मंजूरी दी। उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने वाला अंतरिम आदेश पारित किया। रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा लॉकर की सुविधा प्रदान करने के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। देश में अब तक 56 करोड़ 6 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.52% हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक को खोलने की अनुमति दी। पूर्वोत्तर राज्यों में तेज गति की इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारतीय संचार निगम लिमिटेड और सार्वभौम सेवा दायित्व निधि के बीच समझौता। बिहार और असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर और भारत ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। समाचार संध्या में अतहर सईद के साथ मैं नवीन सक्सेना। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कई निर्णय लिए हैं। नई दिल्ली में आज सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पाम ऑयल के आयात में कमी के लिए प्रमुख निर्णय लिए और खाद्य तेल पाम ऑयल राष्ट्रीय मिशन के कार्यान्वयन को अनुमति दी। इस मिशन को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। निर्भरता हमारी आयात पर कम हो, स्थानीय उत्पादन ज्यादा हो, तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम पर कुल मिलाकर 11,040 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया जाएगा। ऑयल सीड ऑयल पाम का क्षेत्र और उत्पादकता बढ़ाने पर फोकस होगा। उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट के राज्य या अंडमान निकोबार हो, इनके बगानों को सहायता प्रदान करने की इसमें प्रयास किया गया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि इस निर्णय से देश में खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र खाद्य तेलों के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहा है। पाम ऑयल की खेती देश में 3.5 लाख हेक्टेयर के लगभग हो रही है। यह आने वाले कल में 10 लाख हेक्टेयर तक जाएगी और ऑयल का उत्पादन 25-26 तक 11 लाख टन और 29-30 तक 28 लाख टन होगा और इसका बड़ा फायदा किसानों को होगा। किसानों को वाजिब दाम मिलेगा, अच्छी टेक्नोलॉजी मिलेगी, रोजगार के अवसर सृजित होंगे और पूर्वोत्तर क्षेत्र में निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। श्री तोमर ने यह भी कहा कि इस योजना का वित्तीय परिव्यय 11,040 करोड़ रुपए का होगा। इसमें से केंद्र सरकार 8,844 करोड़ रुपए वहन करेगी और राज्यों का हिस्सा 2,196 करोड़ रुपए का होगा। कृषि मंत्री ने यह भी बताया कि इस योजना के अंतर्गत 2025-26 तक पाम ऑयल के लिए 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार पाम ऑयल के लिए 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य पूरा किया जा सकेगा। क्रूड पाम ऑयल का उत्पादन 2025-26 तक बढ़कर 11.20 लाख टन और 2029-30 तक 28 लाख टन हो जाने की उम्मीद है। श्री तोमर ने बताया कि इस योजना से पाम ऑयल किसानों को काफी फायदा मिलेगा। पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, रोजगार का सृजन होगा, आयात पर निर्भरता में कमी आएगी और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी।
वर्ष 1991-92 से तिलहन और पाम ऑयल के उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार ने अधिक प्रयास किए हैं। 2014-15 में तिलहन का उत्पादन 275 लाख टन था, जो 2020-21 में बढ़कर 365.65 लाख टन हो गया। पाम ऑयल के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए वर्ष 2020 में भारतीय पाम ऑयल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पाम ऑयल की खेती के लिए लगभग 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का आकलन किया है। देश में पौधारोपण की सामग्री में कमी का समाधान करने के लिए बीज के बागानों को देश के अन्य भागों में 15 हेक्टेयर के लिए 80 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी, जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान में 15 हेक्टेयर के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि विपणन निगम लिमिटेड को फिर से सक्रिय करने के लिए 77.45 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है। इसके लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम काम करेगा। मंत्रिमंडल ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR और रोगाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान और नवाचार GARP फाउंडेशन स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दे दी है। मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दी है। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत भारतीय भूगर्भ विज्ञान सर्वेक्षण और फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बीच भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए संस्थागत व्यवस्था विकसित की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओजोन की सतह को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों के उपयोग में कमी लाने के लिए भारत में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC का उपयोग रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत किगाली संशोधन की पुष्टि करने की अनुमति दे दी है। रवांडा के किगाली में अक्टूबर 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षों की 28वीं बैठक में इसे स्वीकृति प्रदान की गई थी। HFC के फेज डाउन से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी होने की उम्मीद है, जिससे जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने में मदद मिलेगी। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की खपत और उत्पादन करने वाले उद्योग गैर HFC तथा ग्लोबल वार्मिंग प्रौद्योगिकियों में परिवर्तन के तहत सहमति वाले कार्यक्रमों के अनुरूप हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को धीरे धीरे कम करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA और बांग्लादेश के आपदा प्रबंधन और राहत मंत्रालय के बीच आपदा प्रबंधन, लचीलेपन और कमी के क्षेत्र में सहयोग पर मार्च 2021 में हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रावधान है जिससे भारत और बांग्लादेश दोनों को एक दूसरे की आपदा प्रबंधन व्यवस्था से लाभ होगा। इससे आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में तैयारियों, कार्रवाई और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के व्यापार और निवेश कानून केंद्र CTIL और व्यापार तथा ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट स्टडीज जिनेवा के अंतर्गत आर्थिक सम्मेलन केंद्र CTI के बीच हुए समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दे दी। ये समझौता ज्ञापन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश कानून के क्षेत्र में वाणिज्य विभाग और CTIL के कर्मचारियों को बहुमूल्य शैक्षिक तथा अनुसंधान अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खाद्य तेल पाम ऑयल पर राष्ट्रीय मिशन के संबंध में आज लिया गया मंत्रिमंडल का निर्णय पाम ऑयल किसानों को मदद देने और आत्मनिर्भर भारत बनाने में गेम चेंजर साबित होगा। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को इस निर्णय से विशेष रूप से फायदा होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। लो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ। पानी से भरी टंकियों और बर्तनों को अच्छी तरह ढक कर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह लें। समझ गयी? हाँ, समझ गयी और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक के भारतीय दल से 15 अगस्त 2023 तक 75 विद्यालयों में जाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने उनसे विद्यार्थियों के साथ 1 घंटा बिताने और उन्हें कुपोषण के बारे में जागरूक करने तथा खेलों के लिए प्रेरित करने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने ओलंपिक से लौटे भारतीय एथलीटों के साथ उनकी बातचीत का एक वीडियो साझा किया। हमारे देश में ऐसा तो नहीं है कि कोई खाने का प्रबंध की कमी है, लेकिन कभी खाना, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, पानी शुद्ध होना चाहिए, इन विषयों में थोड़ी उदासीनता। तो मैं आपसे एक अपेक्षा करता हूं कि आप एक तो खुद कॉलेज के बच्चों से मिले तो क्या बोलना, स्कूल के बच्चों से मिले तो क्या बताना, प्राइमरी बच्चों से मिले, ऐसे 3-4 विषय तैयार करके ऑनलाइन सब अवेलेबल होता है। मैं भी आपको नोट भेज दे, डिपार्टमेंट ऐसी व्यवस्था करूंगा, लेकिन आप एक लेक्चर तैयार कीजिए और उनको समझाइए, और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी सेवा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुजरात के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में 83 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में जिन 3 परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं, इसमें करीब 1 किलोमीटर लंबे समुद्र दर्शन मार्ग शामिल है। मंदिर के पीछे 49 करोड़ रुपए के खर्च से बने इस मार्ग पर सुंदर रोशनी, बैठने के लिए बेंचेस, रंगीन चारपाइयां आदि की सुविधा दी गई है। इसी तरह प्राचीन कलाकृतियों के संग्रह के लिए 75 लाख रुपए के खर्च से एक म्यूजियम बनाया गया है, जबकि पुराने सोमनाथ मंदिर का नवीनीकरण करके इसे अहल्याबाई होलकर मंदिर का नाम दिया गया है। इनके अलावा प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर के निकट पार्वती मंदिर का भूमि पूजन भी करेंगे। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज विधानसभा में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए पूरक बजट पेश किया। इससे पहले फरवरी में आम बजट प्रस्तुत किया गया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में आज विधानसभा में 7,301.5 करोड़ रुपए का इस वर्ष का पहला अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। यह मांगे पूर्व में प्रस्तुत किए गए कुल बजट का 1.33% हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि अनुपूरक मांगे सरकार के विभिन्न खर्चों के अंतर्गत आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के कल्याण, अधिवक्ताओं, बिजली, गौवंश संरक्षण तथा अयोध्या में विकास तथा कई अन्य कार्यों के लिए हैं। 3,000 करोड़ रुपए युवाओं के रोजगार पर खर्च होंगे। बजट पर कल सदन में चर्चा होगी और इसे पारित कराया जाएगा। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NTA प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देते हुए अंतरिम आदेश पारित किया है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और ऋषिकेश रॉय की खंडपीठ ने महिला उम्मीदवारों को NDA परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका के संदर्भ में ये अंतरिम आदेश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि महिलाओं को NDA परीक्षा देने की अनुमति होनी चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP26 के नव नियुक्त अध्यक्ष आलोक शर्मा के साथ मुलाकात में जलवायु परिवर्तन, विशेष रूप से COP26 से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के 450 गीगावाट लक्ष्य की अपनी प्रतिबद्धता को सराहनीय गति से पूरा करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्न घटनाक्रम, उपभोक्ता शिकायतों की प्रवृत्ति और बैंकों से प्राप्त फीडबैक पर विचार करते हुए लॉकर सुविधा के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुंबई में आज भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि नए दिशा निर्देश 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होंगे और ये वर्तमान तथा नए लॉकरों पर लागू होंगे। बैंकों को खाली लॉकरों की शाखावार सूची बनानी होगी ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। बैंकों को इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन द्वारा बनाए गए आदर्श लॉकर समझौता अपनाना होगा। इस आदर्श लॉकर समझौते में ग्राहकों द्वारा बैंक के लॉकरों में अवैध या खतरनाक वस्तुओं को रखने पर रोक लगाने का प्रावधान है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के वित्तीय परिव्यय के साथ खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कई निर्णय लिए।
सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए 77 करोड़ 45 लाख रुपए के पैकेज को भी मंजूरी दी। उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने वाला अंतरिम आदेश पारित किया। रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा लॉकर की सुविधा प्रदान करने के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। देश में अब तक 56 करोड़ 6 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.52% हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक को खोलने की अनुमति दी। पूर्वोत्तर राज्यों में तेज गति की इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारतीय संचार निगम लिमिटेड और सार्वभौम सेवा दायित्व निधि के बीच समझौता। बिहार और असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर और भारत ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 56 करोड़ 6 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 55 लाख 5 हजार से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 37,169 रोगी ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 97.52% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 14 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। देश में कल 35,178 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। भारत में 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन अक्टूबर से उपलब्ध हो जाएगी। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे की निदेशक प्रिया अब्राहम ने बताया कि बच्चों में कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण के परिणाम शीघ्र नियामक को सौंपे जाएंगे। उधर जाइडस कैडिला की वैक्सीन भी आने वाली है। पुणे स्थित NIV ने प्री क्लिनिक परीक्षण किए थे और नैदानिक परीक्षण तथा प्रयोगशाला कार्य के संदर्भ में क्लिनिकल परीक्षण में मदद की थी। उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण में कमी आने के मद्देनजर सरकार ने स्कूलों में 8वीं तक की कक्षाएं शुरू करने का फैसला किया है। ये कक्षाएं कोविड नियमों के अनुसार शुरू की जाएंगी। प्राथमिक शिक्षा विभाग के सरकारी आदेश के अनुसार 6ठी से 8वीं की कक्षाएं 23 अगस्त से और 1ली से 5वीं तक की कक्षाएं 5 सितंबर से शुरू होंगी। गौरतलब है कि इस वर्ष मार्च में उत्तर प्रदेश में कोविड महामारी के कारण स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए थे। इस महीने की 16 तारीख से माध्यमिक उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में भी कक्षाएं लगनी शुरू हो गई हैं। असम सरकार ने कोविड संक्रमण पर नियंत्रण के लिए राज्य में आज से रात्रि कर्फ्यू लगाया है। कर्फ्यू शाम 7 बजे से सवेरे 5 बजे तक रहेगा। राज्य सरकार के मौजूदा मानक संचालन प्रक्रिया में बदलाव अगले आदेश तक जारी रहेंगे। सभी दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, बैंक शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। कामरूप जिले को छोड़कर निजी वाहनों को एक से दूसरे जिले में जाने की अनुमति होगी। सार्वजनिक वाहनों का आवागमन एक से दूसरे जिले में अगले आदेश तक स्थगित रहेगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने कहा है कि भारत ने बिजली क्षेत्र में नई पहचान बनाई है। देश ने बिजली और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विद्युत क्षेत्र को आधुनिक और सक्षम बनाने के अनेक उपाय किए हैं, पारेषण नेटवर्क में सुधार किए हैं और स्मार्ट मीटर लगाए हैं। आकाशवाणी से विशेष भेंट में श्री सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के बाद देश में बिजली की कमी दूर हुई है और अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता हासिल कर ली गई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और प्रत्येक गांव तथा घर घर तक बिजली उपलब्ध करा दी गई है। Before our government came to office, our country was power deficit. We made it power surplus. We added about 182,000 megawatts of generation capacity. And today we are exporting power. The availability of power in rural areas used to be about 12 hours per day in 2015. Today it is 22 hours in rural areas. In urban areas, the national average, this includes the northeast, is about 23 and a half hours. This is what we have done. ये भेंटवार्ता आज FM गोल्ड चैनल और अन्य मीटरों पर रात 9:15 से सुनी जा सकती है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत वर्ष भर चलने वाले अमृत महोत्सव क्विज का आयोजन किया है। आकाशवाणी समाचार के साथ अमृत महोत्सव क्विज शीर्षक से ये कार्यक्रम आरंभ हो गया है। इसे FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है।
आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का जन्म, स्वाधीनता के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए रोजाना ला रहा है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम आपको नेताजी के जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में बताएंगे। आज ही के दिन 1945 में समाचार मिला कि नेताजी जिस विमान से जा रहे थे वो ताइवान में ताइहोको हवाई अड्डे के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उन्होंने नजदीकी जापानी सैन्य अस्पताल में चोट के कारण दम तोड़ दिया। पेश है भारत के स्वाधीनता संघर्ष की सबसे बहादुर हस्तियों में से एक नेताजी के जीवन की झलक। सुभाष चंद्र बोस को प्यार से नेताजी कहा जाता था। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1919 में स्नातक शिक्षा प्राप्त की और 1921 में इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा उत्तीर्ण की। कहा जाता है कि बाघ को लंबे समय तक पिंजरे में कैद नहीं रखा जा सकता। आजाद ख्याल के सुभाष चंद्र बोस ने चित्तरंजन दास से प्रभावित होकर सिविल सेवा से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने अंग्रेजों की दास्ता करने के बजाय अपने देश की आजादी के लिए कार्य करने का रास्ता चुना। सुभाष ने स्वराज का समर्थन किया। उनका विचार था कि आजादी दी नहीं जाती बल्कि ली जाती है। इसलिए उन्होंने अपनी मातृभूमि को विदेशियों के चंगुल से मुक्त कराने की रणनीति बनाई। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने के बाद नेताजी ने जन आंदोलन शुरू किया। इसके तहत उन्होंने देश भर के लोगों को एकजुट करना शुरू कर दिया। सुभाष की अपील पर लोगों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया। बोस घर में नजरबंद कर दिए गए। इस दौरान उन्होंने नाटकीय ढंग से वहां से निकलने की योजना बनाई। उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली ताकि अंग्रेज उन्हें पहचान न सकें और वे पठान के वेश में घर से निकल गए। 19 जनवरी 1941 की रात बोस पहले बिहार गए। वहां से पेशावर के रास्ते काबुल, मॉस्को और रोम होते हुए आखिरकार जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में उनकी मुलाकात हिटलर से हुई। उन्होंने बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की और आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की। This is Subhash Chandra Bose speaking to Indians in East Asia. My countrymen in East Asia, while I am in Tokyo, I desire to address a few words to you, and I have no doubt that you will give them due consideration. बोस 1943 में दक्षिण पूर्व एशिया के लिए निकल गए और आजादी का संघर्ष जारी रखा। आजाद हिंद फौज को उन्होंने नया रूप दिया। नेताजी ने गांधी, नेहरू और मौलाना आजाद के नाम पर आजाद हिंद फौज की रेजिमेंट के नाम रखे। आजाद हिंद फौज में एक रेजिमेंट ऐसी भी थी जिसमें केवल महिलाएं थीं। इसका नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया। नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज में युद्धबंदी और हजारों आम नागरिक शामिल हुए। बोस जापानी सेना की सहायता से ब्रिटिश साम्राज्य से लड़कर भारत को आजाद कराना चाहते थे। जब ब्रिटिश सेना ने मलय प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया तो बोस ने समर्पण न करने का फैसला किया और सोवियत संघ के समर्थन के साथ मंचूरिया से लड़ाई जारी रखने की योजना बनाई। मंचूरिया जाते समय ही उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बोस के मृत्यु के बारे में विवाद है।
माना जाता है कि नेताजी का अंतिम संस्कार किया गया और उनकी अस्थियां टोक्यो के रेकोजी मंदिर में रखी गईं। हालांकि इस बारे में भी विवाद है कि मंदिर में रखी अस्थियां नेताजी की हैं या नहीं। इसके कारण कई तरह की धारणाएं बनी और माना गया कि शायद सुभाष इस हादसे में बच गए हों। गांधी जी ने नेताजी को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। नेताजी की आवाज आज भी लोगों के दिलों में देशभक्ति का संचार कर देती है। I do not know how many of us who are going to participate in the coming battle will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free. अगस्त को विजय लक्ष्मी पंडित की जयंती भी है। वे राजनेता और राजनयिक थीं। स्वतंत्रता से पहले भारत में कैबिनेट मंत्री बनने वाली वे पहली भारतीय महिला थीं। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी थीं। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में इंटरनेट की तीव्र गति, पहुंच और उच्च गुणवत्ता उपलब्ध कराने के लिए सार्वभौम सेवा दायित्व निधि USOF ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के साथ आज एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके अंतर्गत बांग्लादेश सबमरीन केबल कंपनी लिमिटेड BSCCL बांग्लादेश से काक्स बाजार और कुआकाता के रास्ते अगरतला के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी के उद्देश्य से 10 Gbps अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ किराए पर ली जाएगी। बिहार और असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज हवाई सर्वेक्षण किया। श्री कुमार ने अधिकारियों को बाढ़ से प्रभावित पशुओं की देखभाल करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाने का निर्देश दिया। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 30 गांव बाढ़ की चपेट में हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग 15 डूब गया है। जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री की व्यवस्था की है। नैरोबी में आज अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक जीत लिया है। अब्दुल रज्जाक, प्रिया मोहन, सम्मी और कपिल की भारतीय टीम ने 3 मिनट 20.60 सेकंड का समय निकालकर तीसरा स्थान हासिल किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समय न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रौद्योगिकी और शांति स्थापना पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खुली बहस की अध्यक्षता कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में ये दूसरा महत्वपूर्ण आयोजन है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के वित्तीय परिव्यय के साथ खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कई निर्णय लिए गए। सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए 77 करोड़ 45 लाख रुपए के पैकेज को भी मंजूरी दी। उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने वाला अंतरिम आदेश पारित किया। रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा लॉकर की सुविधा प्रदान करने के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। देश में अब तक 56 करोड़ 6 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.52% हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक को खोलने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।